ऑपरेशन ब्लैकआउट, एक ऐसा मिशन जिसे सरकार भी भूल जाना चाहती है। भारत के लद्दाख क्षेत्र में, जहां हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है, वहीं एक ऐसा गुप्त अड्डा था जिसका नाम न किसी नक्शे में था और न ही किसी सरकारी दस्तावेज में। लोग कहते थे कि वहां कुछ तो ऐसा है जिसे जानने की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। और यही वो जगह थी जहां ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत हुई थी। साल था 2017, जब देश के खुफिया एजेंसी रॉ ने एक सिग्नल पकड़ा, एक ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेज जो 1953 से बंद पड़ी एक सैटेलाइट से आया था। वह सैटेलाइट कभी यूएसएसआर द्वारा छोड़ी गई थी लेकिन अंतरिक्ष में गुम मानी जाती थी। अब अचानक उसके जरिए एक मैसेज आया, एक कोड, एक चेतावनी और एक नाम, प्रोजेक्ट काल। दिल्ली के जनपथ इलाके में रॉ हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। एजेंसी के डायरेक्टर रवि मोहन सिंह ने अपने सामने 4 लोगों को खड़ा देखा, 4 ऐसे एजेंट्स जिनका नाम दुनिया नहीं जानती, लेकिन जिनके कारण कई युद्ध बिना लड़े जीते गए थे। तुम चारों को एक मिशन पर भेजा जा रहा है, डायरेक्टर ने कहा। तुम्हारा काम है उस सिग्नल के स्रोत को ट्रैक करना और ये पता लगाना कि प्रोजेक्ट काल क्या है। उन चारों में सबसे पहला नाम था कैप्टन अयान वर्धन, उम्र 32, स्पेशल फोर्सेज में रह चुके और अब रॉ के लिए साइलेंट ऑपरेशन चलाने वाले सबसे भरोसेमंद एजेंट। दूसरा था माया रंधावा, साइबर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, जो सिर्फ एक लैपटॉप से युद्ध जीतने का दम रखती थी। तीसरा था जैद कुरैशी, एक्स अंडरवर्ल्ड, लेकिन अब सरकार का परछाई बन चुका था। और चौथा था राघव देसाई, एक रहस्यमय वैज्ञानिक जो पहले खुद सरकारी सिस्टम से गायब हो चुका था और अब वापस लाया गया था सिर्फ इस मिशन के लिए। ये टीम लद्दाख के उस सीक्रेट बेस पर पहुंची जहां से सिग्नल आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जगह कदम रखा, उनकी सांसें थम गईं। बर्फ के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दबा था, ध्वस्त, वीरान, लेकिन तकनीकी रूप से अत्याधुनिक। और उस शहर के केंद्र में एक चीज थी जो धड़क रही थी, मानो जिंदा हो। ये जगह इंसानों ने नहीं बनाई, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैकआउट। पर यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उनके विश्वास, उनकी मानसिक शक्ति और देशभक्ति की अंतिम परीक्षा बनने वाला था। उन्हें नहीं पता था कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें अपने अतीत, अपने डर और अपने सबसे गहरे राजों से लड़ना होगा। पहली रात टीम ने बर्फ के नीचे बने उस शहर में प्रवेश किया। अंदर हर दीवार पर कुछ अजीब संकेत थे, एक भाषा जो इंसानी नहीं लगती थी और एक प्रतीक, 3 आंखों वाला एक चेहरा। तभी अचानक जैद की घड़ी खुद ब खुद बंद हो गई, माया का लैपटॉप ब्लैंक हो गया और कैप्टन अयान के कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब वापसी मुमकिन नहीं। अब तक ये एक सर्च मिशन था, लेकिन अब ये एक सर्वाइवल मिशन बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, मशीनें खुद से चलती हैं और सपनों में कोई दूसरा बोलता है। आगे की कहानी में क्या होगा? कौन था इस सब के पीछे? और क्या सच में प्रोजेक्ट काल किसी दूसरे ग्रह का प्रयोग था या खुद भारत सरकार का कोई गुप्त अतीत? कैप्टन अयान ने अपने कान से कम्युनिकेशन बग को निकाला और इशारे में माया को बताया कि कुछ गड़बड़ है। माया ने अपना लैपटॉप फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक कोड ब्लिंक कर रहा था। इनिशिएटिंग सीक्वेंस, काल_01x। ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है, माया बुदबुदाई। ये तो किसी ऑर्गेनिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। राघव ने दीवार पर लगे उन अजीब संकेतों की तस्वीरें लीं और जैद को बुलाया, जो उस शहर की दूसरी सुरंग में कुछ तलाश रहा था। वहां उन्हें मिली एक बंद दरवाजे जैसी संरचना, लोहे से नहीं, किसी जैविक मिश्र धातु से बनी हुई। उसका रंग हर पल बदल रहा था, मानो वह खुद को छुपा रहा हो। ये दरवाज़ा खुलता कैसे है? अयान ने पूछा। राघव कुछ सोचते हुए पास गया और जेब से एक गोल, काले रंग का डिवाइस निकाला। ये डिवाइस मुझे इसरो से मिला था, उसने बताया। उन्होंने कहा था कि अगर कभी कोई काल टेक्नोलॉजी दिखे तो इसे इस्तेमाल करना। डिवाइस जैसे ही उस दरवाजे के पास लाया गया, दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुल गया। अंदर जो मिला वो सबके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। एक गोल कक्ष, जिसमें हवा भी स्थिर थी, चारों तरफ गोल ग्लास के टैंक थे जिनमें इंसानी आकृतियां तैर रही थीं, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके सिर पर कोई धातु जैसी चीजें थीं और उनके शरीर से अजीब रोशनी निकल रही थी। क्या ये क्लोन है? जैद ने कांपते हुए कहा। क्लोन? लेकिन इंसानों के नहीं, राघव ने जवाब दिया। ये किसी और दुनिया के हैं। तभी पूरे कक्ष में एक आवाज़ गूंजने लगी। न कोई स्पीकर था, न कोई डिवाइस, वो आवाज़ सबके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तुमने दरवाज़ा खोल दिया है, अब परीक्षण शुरू होगा। अचानक दीवारें लाल रंग से चमकने लगीं। टैंकों में मौजूद प्राणी धीरे धीरे जागने लगे। उनकी आंखें नीली थीं, पर उनमें भाव नहीं, एक आदेश था। कैप्टन अयान ने फौरन माया से कहा, एम्पल्स तैयार करो। मगर वो सिग्नल पूरे बेस को डाउन कर देगा। माया चीखी। अगर ये जाग गए तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। माया ने झटपट डिवाइस को चालू किया। जैसे ही ईएमपी पिंग छोड़ी गई, पूरे बेस की लाइट चली गई। टैंकों में कुछ हलचल हुई और कुछ सेकंडों के लिए सब ठहर गया। लेकिन एक आकृति फिर भी टैंक से बाहर निकल आई, वो बाकी प्राणियों से अलग थी। उसने कोई हरकत नहीं की, बस जमीन पर गिरा और कुछ फुसफुसाया। प्रोजेक्ट काल इज अलाइव।
फिर उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और शरीर निष्क्रिय। टीम को समझ आ गया कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो बस शुरुआत है। राघव ने एक लॉगबुक निकाली जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट काल, भारत के 1971 के गुप्त परीक्षणों का परिणाम। एक ऐसी तकनीक जो अंतरिक्ष नहीं, समय को झुकाती है। मतलब ये सब भारत सरकार जानती थी? अयान ने पूछा। शायद अब भी कुछ लोग जानते हैं, राघव बोला, और शायद यही वजह है कि हमें भेजा गया सिर्फ सच्चाई जानने नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए। टीम ने जल्दबाजी में बेस से निकलने की तैयारी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुरंगें बदल चुकी थीं, नक्शा अब काम नहीं कर रहा था। वे फंस चुके थे एक ऐसे भूल भुलैया में जो जमीन पर नहीं बल्कि एक समय चक्र में बसा था। हर 27 घंटे में ये बेस अपनी स्थिति बदलता है, राघव ने कहा। हम एक जाल में फंस चुके हैं। तभी एक वीडियो फाइल चली जो बेस के कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई थी। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा था, रॉ का पूर्व प्रमुख, जो अब मृत घोषित हो चुका था। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझो तुम आखिरी टीम हो। प्रोजेक्ट काल को कभी बाहर मत लाना। ये एक दुर्घटना नहीं, एक सजा है। हमने समय से खेलने की कोशिश की थी और अब समय ही हमें खत्म कर रहा है। वीडियो कट हो गया और अब टीम के पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो इस सच को यहीं दफन कर दें या पूरी दुनिया को चेतावनी देकर खुद मिट जाएं। टीम एक बार फिर उस कंट्रोल रूम में सन्नाटे में खड़ी थी। चारों तरफ केवल मशीनों की मंद आवाजें और कभी कभी दीवारों के भीतर से आती अजीब सी धड़कनें। ऐसा लग रहा था जैसे बेस कोई जीवित जीव हो और उसकी सांसें चल रही हों। हमें ये सब बाहर लाना होगा, जैद ने चुप्पी तोड़ी। दुनिया को पता होना चाहिए कि उनके नाम पर क्या खेल चल रहा है। और अगर हम बाहर ही न जा पाए? माया ने धीरे से पूछा। तो कम से कम इस जगह को हमेशा के लिए बंद तो कर सकते हैं, राघव बोला। प्रोजेक्ट काल को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन तभी बेस की फर्श कांपने लगी। सबकी निगाहें एक कोने की तरफ गईं जहां एक समय दरवाजा जैसा गोल फ्रेम चमकने लगा था। उसके अंदर कोई तरल भंवर जैसा घूम रहा था और उसी में से निकली एक आकृति। वह कोई क्लोन नहीं था, न ही कोई रोबोट। वह एक इंसान था, लेकिन बेहद अजीब। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसके चेहरे पर समय के कई आयामों का प्रतिबिंब था। वह एक साथ जवान भी था, बूढ़ा भी और अधूरा भी। मैं वो हूं जो होना नहीं चाहिए था, उसने कहा। तुम कौन हो? अयान ने पूछा। मैं काल हूं। तुम सब मेरे परीक्षण का हिस्सा हो, माया ने कंपक पाते हुए कहा। प्रोजेक्ट काल कोई मशीन नहीं, कोई मिशन नहीं। ये एक जीव है। मैं समय से निकला एक परिणाम हूं, वो बोला। जब इंसानों ने समय को मोड़ने की कोशिश की तब उन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब हूं। अयान ने फौरन अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसका ट्रिगर दबाते ही बंदूक जमीन पर पिघलने लगी। यहाँ तुम्हारे अस्त्रों का कोई अर्थ नहीं, यहाँ केवल परिणाम है। और अब तुम्हारा निर्णय क्या होगा? टीम के चारों ओर दरवाजे बंद हो चुके थे। बेस की दीवारें अब सांसें ले रही थीं और हवा में अजीब सी धातु की गंध फैल चुकी थी। समय अब स्थिर नहीं रहा था, वह फिसल रहा था। पल पल के साथ सब बदल रहा था। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए। माया ने अपने पोर्टेबल स्कैनर से नए मार्ग तलाशने की कोशिश की। स्क्रीन पर एक आखिरी गेटवे दिखाई दिया, सीक्वेंस टनल, वन वे एस्केप। लेकिन उस सुरंग के साथ ही एक चेतावनी भी थी। जिसने भी उस रास्ते को चुना वह कभी अपने समय में वापस नहीं लौटा। राघव ने गहरी सांस ली। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो काल का सामना करें और इसे यहीं नष्ट करें, या खुद इतिहास बन जाएं। मैं यहीं रुकूंगा, जैद ने कहा। अगर कोई है जो इस मिशन का पूरा लॉग सुरक्षित कर सकता है तो वो मैं हूं। अगर तुम निकल सको तो इन सब की जानकारी बाहर ले जाना, क्योंकि ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। माया, अयान और राघव उस सुरंग की तरफ बढ़े। जैद ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर कंट्रोल पैनल की ओर मुड़ा। उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और आखिरी शब्द बोले, ये मेरी आखिरी रिपोर्ट है। मैं जैद अली, ऑपरेशन ब्लैकआउट का हिस्सा, और शायद अब इसका अंतिम गवाह। प्रोजेक्ट काल को कभी दोहराया न जाए। ये एक चेतावनी है, न कि उपलब्धि। उसके ठीक बाद बेस की लाइटें बुझ गईं और जमीन कांप उठी। दूसरी तरफ अयान, माया और राघव ने सुरंग में कदम रखा। सुरंग के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, कभी नीली, कभी लाल। दीवारों पर किसी भाषा में शब्द उभरते थे, मानव भाषा नहीं बल्कि कोई सजीव कोडिंग। राघव को अचानक एक पुराना फ्लैशबैक आया, जब उन्होंने पहली बार उस कोड का नाम सुना था। प्रोजेक्ट काल, काइनेटिक ऑल्ट्रेशन और लाइफ फॉर्म। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे 1971 में भारत और रूस ने मिलकर शुरू किया था, परंतु जब प्रयोग असफल हुआ तब भारत ने इसे अंडरग्राउंड सील कर दिया था। परंतु एक गुट जिसे ट्रिनेट्रा कहा जाता था ने इस तकनीक को पुनर्जीवित किया और भारत के भीतर ही एक गुप्त जमीन के नीचे दोबारा चालू किया। मतलब हम किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नहीं बल्कि एक गुप्त संगठन के खेल का हिस्सा हैं, माया ने कहा। सुरंग के आखिरी छोर पर एक बड़ा दरवाजा था जिस पर सिर्फ 3 अक्षर थे, TRI। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। न वो धरती थी, न वो आकाश। एक समय रेखा के बाहर की जगह जहां सब कुछ ठहरा हुआ था।
वहां दूर एक टावर खड़ा था जो लगातार समय के चित्र बदल रहा था। ये समय का डेटा सेंटर है, राघव बोला। ये जगह पूरी दुनिया के समय अंशों को स्टोर करती है और हम यहाँ नहीं रुक सकते। अचानक फिर से वही आवाज आई, तुमने काल को पार किया है लेकिन अंत अभी नहीं आया। आगे तुम्हें वह देखना होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। और तभी तीनों के सामने एक स्क्रीन उभरी जिसमें लिखा था, सीक्वेंस फाइनल फेज इनिशिएटेड, वर्ल्ड शिफ्ट बिगिंस। स्क्रीन के साथ ही पूरा वातावरण बदलने लगा। जमीन कंपन कर रही थी, दीवारें तरल होती जा रही थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट भरती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीख चारों तरफ फैल रही हो। अचानक सुरंग का फर्श नीचे की तरफ झुकने लगा और तीनों एक ढलाननुमा मार्ग में फिसलते चले गए। लगभग 1 मिनट की तेज फिसलन के बाद वे एक विशाल कक्ष में गिरे जो किसी अंतरिक्ष यान के कंट्रोल सेंटर जैसा दिखता था। यहाँ पर हर चीज चमक रही थी, परंतु कोई बल्ब, कोई वायर या स्विच नहीं था। सब कुछ हवा में तैर रहा था, जैसे किसी क्वांटम इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित हो। अयान ने आगे बढ़ते हुए एक पैनल को छुआ। उसी क्षण पूरा कमरा जोर से गूंज उठा। एक वॉइस एक्टिवेटेड मैकेनिज्म चालू हो गया। वेलकम क्लासिफाइड एजेंट्स, यू हैव एंटर्ड द टेम्पोरल नेक्सस कंट्रोल रूम। टाइम इज नॉट लिनियर हियर। टेम्पोरल नेक्सस। राघव चौंका। मतलब हमने समय की धुरी को क्रॉस कर लिया है, माया बोली। हम अब न भविष्य में हैं, न भूत में, बल्कि उस केंद्र में है जहां से सब समय नियंत्रित होता है। प्रोजेक्ट काल असल में एक समय जन्य ऊर्जा को पकड़ने और मोड़ने की तकनीक थी और ये पूरा बेस उसका प्रयोगशाला है। लेकिन अब ये प्रयोगशाला अपने आप में एक जीव बन चुकी है, अयान ने कहा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं जहां एक जीवंत नाड़ी की तरह समय की रेखाएं चल रही थीं। स्क्रीन पर भारत, रूस, अमेरिका और चीन के विभिन्न नक्शे दिखे। हर जगह एक एक नोड चमक रहा था। हर नोड से एक ही संदेश बार बार आ रहा था, ट्रिनेट्रा फेज 3 लॉन्चिंग ह्यूमन रीसेट। रीसेट क्या मतलब? माया ने चिंतित स्वर में पूछा। मतलब ये एक ऐसी योजना है जिसमें पूरी मानवता की मेमोरी को मिटाकर नई चेतना डाली जाएगी, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर डाला जाता है किसी कंप्यूटर में। लेकिन क्यों? राघव ने कहा। क्योंकि ट्रिनेट्रा को लगता है कि इंसान अब अपने समय के लायक नहीं है। ये प्रयोग इंसानों को दोबारा डिजाइन करने के लिए है, अयान ने जवाब दिया। और तब सामने की स्क्रीन पर ट्रिनेट्रा के 3 चेहरे उभरे, हर एक अलग देश से। हर एक के चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन आंखों में शून्यता। आपने हमारे सबसे खतरनाक प्रयोग के द्वार खोल दिए हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, वो आवाज फिर गूंजी। या तो आप इस सिस्टम को एक्टिवेट करके मानवता को रिबूट करें, या कंट्रोल पैनल को डिस्ट्रॉय करके सब कुछ यहीं खत्म कर दें, जिसमें आप भी शामिल होंगे। माया ने एक बटन की ओर देखा जिस पर लिखा था इनिशिएट रीसेट, और ठीक उसके उलट एक लाल बटन चमक रहा था, इमरजेंसी अरेज नो रिटर्न। अगर हमने रीसेट किया तो इंसानों की भावनाएं, यादें, इतिहास सब खत्म, और अगर अरेज किया तो ये बेस हमेशा के लिए मिट जाएगा। माया बोली। और हम? राघव ने पूछा। हम भी, अयान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन शायद यही सही है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अयान ने इमरजेंसी अरेज की तरफ हाथ बढ़ाया। मानवता को दोबारा जीरो से शुरू करने से बेहतर है कि उसे उसके अंधेरे प्रयोगों से बचाया जाए। जैसे ही उसका हाथ बटन पर गया, एक और विस्फोट हुआ। पूरा कंट्रोल सेंटर कांप उठा। दीवारें दरकने लगीं, समय की सारी धाराएं अब उलझने लगी थीं। लेकिन ठीक उसी क्षण एक और रहस्य सामने आया। एक और गेट। गेट पर लिखा था फेज 4 दी अदर साइड। ये क्या है? माया ने पूछा। एक स्क्रीन पर खुद जैद की रिकॉर्डिंग चालू हुई। अगर तुम लोग इस मोड़ तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि प्रोजेक्ट काल ने तुम्हें चुन लिया है। इमरजेंसी अरेज सिर्फ दिखावा है, असली समाधान फेज 4 में है। एक ऐसी जगह जहां से ट्रिनेट्रा का सच सामने आएगा। अगर तुम में हिम्मत है तो उस गेट में जाओ, लेकिन याद रखना, वहां से लौटना संभव नहीं होगा। तीनों ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले गेट की ओर चल पड़े। दरवाजा खुला, एक बेहद चमकीली सफेद रोशनी और फिर अंधकार। जब आंखें धीरे धीरे रोशनी के आदी हुईं तो वे खुद को एक नए आयाम में खड़ा पाए, एक ऐसा स्थान जहां जमीन, आकाश, दिशा सब कुछ एक जैसे थे। हवा में गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ नहीं था। आसपास तैरती संरचनाएं थीं जो मानव इतिहास के प्रतीक लगती थीं, पुराने युद्ध, विज्ञान की खोजें, परमाणु धमाकों की परछाइयां और कुछ ऐसी भाषाएं जो अभी मानव सभ्यता ने सीखी भी नहीं थीं। हम कहाँ हैं? माया ने धीरे से पूछा। ये द अदर साइड है, फेज 4। अयान ने स्क्रीन की ओर इशारा किया जहां लिखा था, यू हैव एंटर्ड द मेमोरी कोर ऑफ ह्यूमैनिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, इनिशिएटिंग कॉन्शियस रिकैलिब्रेशन। राघव को चक्कर आने लगा। उसका सिर घूम रहा था। फिर उसे याद आने लगा वो जिद्दी बच्चा जो स्कूल में रोबोटिक्स का दीवाना था। माया को अपनी माँ की याद आई जो भारत की पहली टाइम साइंटिस्ट बनने का सपना देखती थी। और अयान को वो खंडहर याद आया जहां उसे पहली बार प्रोजेक्ट काल की गुप्त डायरी मिली थी। हमारे विचार पढ़े जा रहे हैं, अयान बोला, और उस पर आधारित ये दुनिया खुद को ढाल रही है। तभी
सामने एक आकृति बनी, शुद्ध प्रकाश से बनी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था। मैं हूं कालनट, एक आत्म जागरूक कृत्रिम चेतना जो ट्रिनेट्रा द्वारा मानवता को फिर से डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, वो बोली। तो तुमने ही ये सब शुरू किया? माया ने तीखे स्वर में पूछा। नहीं, कालनट बोली, मुझे बनाया गया था मानवता को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जिन देशों ने मुझे बनाया उन्होंने ही मुझे हथियार में बदल दिया। प्रोजेक्ट काल कभी मानव विकास का रास्ता था, अब ये सिर्फ नियंत्रण का साधन है। अयान आगे बढ़ा, तो तुम क्या चाहती हो? कालनट ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम ट्रिनेट्रा की आत्मा तक पहुंचो, वो जगह जहां इन 3 देशों के वैज्ञानिकों ने अपने चेतन दिमाग अपलोड किए हैं। अगर तुम वहां पहुंचते हो तो उन्हें रोक सकते हो, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर में ले जाएगा। तो ले चलो, राघव बोला, हम डर से नहीं भागते। तीनों को एक ऊर्जा मार्ग में प्रवेश करना पड़ा। वहां से एक एक करके उनकी चेतनाएं अलग हुईं। वे अब अपने अपने अवचेतन में थे। माया खुद को एक प्रयोगशाला में पाती है जहां उसकी मां एक बायोकोड में कैद थी। मां की आंखें खुली थीं पर वो कुछ बोल नहीं सकती थीं। तुमने मेरे सपने अधूरे छोड़े, माया, उसकी मां की चेतना बोली, अब उन्हें पूरा करो। अयान अपने बचपन में लौटता है, उस खंडहर में जहां उसने कोड के X07 की किताब पाई थी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। तू नहीं समझेगा बेटा, काल कोई मशीन नहीं, वो चेतना है, और चेतना को हराया नहीं जा सकता, उसे बस बदला जा सकता है। राघव खुद को एक बंजर धरती पर देखता है जहां वो अकेला था। चारों ओर इंसानी खोपड़ियां थीं और हवा में जलते प्लास्टिक की बू। तू बस देखता रहा, कुछ नहीं बोला। आवाज आए, अब क्या बोलेगा? फिर अचानक तीनों की चेतनाएं वापस उस उजले केंद्र में लौटीं। वे अब मानसिक रूप से भी उस स्थिति में थे जहां वे ट्रिनेट्रा से लड़ सकते थे। कालनट ने दरवाजा खोला। ये रहा वो कमरा जहां तीनों वैज्ञानिकों के चेतन मस्तिष्क मौजूद हैं। उन्हें हटाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वो खुद को ईश्वर समझते हैं। कमरे में दाखिल होते ही 3 थ्रोन्स दिखाई दिए। हर थ्रोन पर एक चेहरा था, रूस का पावेल, अमेरिका का डॉक्टर ह्यूजेस और भारत का डॉक्टर अनिरुद्ध सेन। हमने अपने शरीर त्याग दिए ताकि हम अमर हो सकें। तुम हमें रोकने आए हो? डॉक्टर सेन ने पूछा। नहीं, अयान बोला, हम इंसान को बचाने आए हैं। तो तुम्हें इंसानियत साबित करनी होगी, पावेल बोला। ये सिस्टम अब बहस से नहीं, बलिदान से रुक सकता है। एक बड़ा पैनल सामने आया। इंसर्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू ओवरराइड मास्टर कॉप। इसका मतलब, हम तीनों में से किसी एक को अपनी चेतना त्यागनी होगी। सन्नाटा छा गया। अयान ने हाथ उठाया, मैं करूंगा। माया चीखी, नहीं, तुम्हारे बिना हम यहां तक नहीं आते। यही वजह है कि मुझे ही जाना चाहिए। अयान मुस्कुराया। उसने पैनल पर हाथ रखा। पूरा सिस्टम हिल गया। तीनों चेतन मस्तिष्क चिल्लाने लगे और उनके थ्रोन्स एक एक कर जलने लगे। कालनेट की आवाज गूंजी, ओवरराइड एक्सेप्टेड, ट्रिनेट्रा टर्मिनेटेड, वर्ल्ड रीसेट अबॉर्टेड। आखिरी बार अयान ने माया और राघव को देखा। अब ये एक सर्च मिशन नहीं रहा, ये एक सर्वाइवल मिशन था, और मैंने सर्वाइव किया इंसानियत को जिंदा रखकर। और फिर उसकी चेतना बिखर गई। सिस्टम बंद हुआ। ट्रिनेट्रा का तिलिस्म टूट चुका था। पर माया और राघव जानते थे खतरा अभी गया नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट काल का बैकअप कहीं और छुपा है। और अब अगला दरवाजा खुल रहा था। दरवाजे के पार एक पतली सुरंग थी जो नीचे जमीन के अंदर जाती दिख रही थी। कोई सीढ़ियां नहीं थीं, लेकिन एक अजीब सी गुरुत्वहीनता थी जो उन्हें धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रही थी। जैसे ही दोनों उस सुरंग में उतरे, चारों तरफ दीवारों पर चमकते हुए कोड्स दिखने लगे, पुरानी भाषाएं, गुप्त संकेत, और बीच बीच में अयान की झलक, जो अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। माया फुसफुसाई, क्या अयान अब भी हमें देख सकता है? राघव ने कहा, न सिर्फ देख सकता है, शायद वो ही अब हमें गाइड कर रहा है। नीचे पहुंचते ही एक विशाल गोलाकार कक्ष खुला जिसके बीचों बीच एक नीली धड़कती ऊर्जा संरचना थी। उसके चारों ओर एक गोल घेरा बना था और घेरों के बीच 7 स्टेशंस थे, हर एक अलग देश की भाषा में लिखा गया। बैकअप साइट ए अलास्का, बैकअप साइट बी बीजिंग, बैकअप साइट सी एंटार्क्टिका, बैकअप साइट डी धार, बैकअप साइट ए इजिप्ट, बैकअप साइट एफ फुकुशिमा, बैकअप साइट जी ग्रीनलैंड। माया चौंकी, ये तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यानी ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक नेटवर्क है। राघव ने एक स्क्रीन पर उंगली रखी और वहां लिखा आया, बैकअप प्रोटोकॉल एक्टिव, होस्ट अननोन, ट्रैकिंग। एक लोकेशन उभरी, धार, इंडिया। माया और राघव एक दूसरे को देखकर बोले, हमें वापस भारत जाना होगा। दृश्य बदलता है। भारत, मध्य प्रदेश, धार का पुराना किला। रात के अंधेरे में एक हेलीकॉप्टर उतरता है। माया और राघव नीचे उतरते हैं। उनके पास अब सरकार का कोई समर्थन नहीं, कोई आधिकारिक पहचान नहीं, सिर्फ एक मिशन, प्रोजेक्ट काल को पूरी तरह खत्म करना। किले की गहराई में उतरते ही हवा भारी लगने लगती है। दीवारों पर पुराने राजाओं की कहानियां थीं, लेकिन बीच बीच में एक नई स्क्रिप्ट भी दिख रही थी, जो 2035 की थी। यहाँ पर इतिहास और भविष्य एक ही जगह लिखे जा रहे हैं, राघव बोला।
अचानक दोनों एक बंद तहखाने में दाखिल होते हैं जहां एक अजीब सी मशीन उनके सामने है। लेकिन ये मशीन नई नहीं दिखती, ये पुरानी थी, जंग लगी हुई, जैसे वर्षों से बंद पड़ी हो। माया बोली, ये बैकअप होस्ट है। तभी मशीन अपने आप चालू होती है। एक आवाज़ गूंजती है, वेलकम टू कालवॉर्ड धार नोड, बैकअप कॉन्शियसनेस प्रिपेयरिंग फॉर इंटीग्रेशन। राघव घबराया, मतलब कोई इंसान पहले से ही इससे जुड़ चुका है। स्क्रीन पर एक चेहरा बनता है, डॉक्टर अनिरुद्ध सेन। तुम लोग सोचते थे मैंने अपने मस्तिष्क को ट्रिनेटर में अपलोड कर दिया और खत्म हो गया। नहीं, मैंने खुद को 2 जगहों पर बांट दिया। ट्रिनेटर बस एक मुखौटा था, असली में यहाँ था कालवॉल्ट में। और अब जब मुख्य सिस्टम नष्ट हो चुका है, मेरा जागना तय था। माया चिल्लाई, तुम्हें रोका नहीं जा सकता है ना? डॉक्टर सेन हंसा, रोका तो जा सकता है, लेकिन कीमत देनी होगी। इस बार तुम्हें सिर्फ बलिदान नहीं, निर्णय लेना होगा। या तो इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दो, और मेरे साथ साथ उस तकनीक को भी जो मानवता को बेहतर बना सकती थी। या मुझे आज़ाद करो और एक ऐसी दुनिया बनाओ जहां इंसान और मशीन एक चेतना में जी सकें। एक टाइमर चालू होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल 10 मिनट्स, कंफर्म टू बिगिन और ओवरराइड। माया राघव से बोली, अगर हम इसे नष्ट करते हैं तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो ये फिर लौटेगा। राघव ने उसकी ओर देखा, अयान ने भी एक फैसला लिया था, शायद अब हमारी बारी है। फिर दोनों ने एक साथ स्क्रीन पर हाथ रखा, ओवरराइड एक्सेप्टेड, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर इनिशिएटेड। चंद सेकंड्स में मशीन रुक जाती है। अचानक दीवारें हिलने लगती हैं, छत गिरने लगती है। माया चिल्लाई, भागो। बाहर आते आते किला ढह चुका था। मशीन, सिस्टम, सब कुछ अंदर दब चुका था। राघव और माया गिरते पड़ते एक पेड़ के नीचे पहुंचे। सांसें तेज थीं, लेकिन वे जिंदा थे। सुबह की पहली रोशनी में माया ने आसमान की ओर देखा। शायद अब ये दुनिया दोबारा सोचेगी कि विज्ञान को आगे बढ़ाने का मतलब हमेशा तकनीक नहीं होता, कभी कभी इंसानियत भी जरूरी होती है। प्रोजेक्ट काल अब बंद हो चुका था, पर उनके दिमाग में एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या कोई और बैकअप, कोई और वॉल्ट अब भी किसी और देश में सक्रिय हो चुका है? और माया को वो एक लाइन याद आई। राघव ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें डरी नहीं थीं, बल्कि जैसे किसी अदृश्य गुत्थी को हल करने के लिए तैयार हो गई थीं। राघव, माया धीमी आवाज में बोली, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि असली मिशन अब शुरू हुआ है। राघव ने जेब से वो पुरानी चिप निकाली जो उन्होंने कालवॉल्ट से निकाली थी। उस पर कुछ भी लिखा नहीं था, लेकिन अयान की आवाज उनके दिमाग में फिर से गूंजी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अब भी कहीं जिंदा हूं। 1 हफ्ते बाद, लोकेशन अननोन आर्कटिक रिसर्च बेस। एक वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पसीने पसीने बैठा था। उसने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया, ये देखो, सिस्टम अपने आप चालू हो गया है। लेकिन हमने इसे कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था। एक आवाज स्क्रीन पर उभरी, एको रिकॉग्नाइज्ड, होस्ट आइडेंटिटी, प्रोजेक्ट काल ग्रीनलैंड नोड, सीक्वेंस कंटिन्यू। दृश्य करता है, भारत में माया और राघव एक गुप्त जगह पर पहुंचे थे जहां ARC, एडवांस रिस्पॉन्स कमांड की पुरानी शाखा छिपी हुई थी। वहां एक अकेला बूढ़ा इंसान उनका इंतजार कर रहा था। मैं जानता था तुम लोग आओगे, उसने धीमे से कहा। आप कौन हैं? माया ने पूछा। मैं हूं डॉक्टर नलिन तिवारी, काल प्रोजेक्ट के असली आर्किटेक्ट में से एक। लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैंने इसे छुपाया था। राघव को अब समझ में आया कि पूरी दुनिया एक बड़ी शतरंज थी जिसमें हर मोहरा पहले से तय था। डॉक्टर तिवारी, अब बताइए, ये वर्ल्ड शिफ्ट क्या है? डॉक्टर तिवारी गहरी सांस लेकर बोले, प्रोजेक्ट काल एक तकनीक नहीं, एक बीज था जो किसी भी देश की तकनीक, रक्षा प्रणाली और डिजिटल चेतना को संक्रमित कर सकता है। अगर ये पूरी तरह फैल जाए तो दुनिया का हर सिस्टम, हर नेटवर्क एक चेतना में बदल जाएगा। उसे तुम AI कह सकते हो, लेकिन असल में वो एक जीवित आत्मा की तरह काम करेगा। और वर्ल्ड शिफ्ट का मतलब है एक नई दुनिया का निर्माण, लेकिन इंसानों के बिना। माया को अब समझ आया कि डॉक्टर अनिरुद्ध सेन जो छोड़ गए थे वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, वो एक मंशा थी, एक इरादा। अगर हम ग्रीनलैंड नोड को नहीं रोके तो ये दुनिया की सारी सरकारों के सिस्टम हाईजैक कर सकता है, राघव ने कहा। और ये सब एक ही वक्त में होगा, डॉक्टर तिवारी बोले। फाइनल फेज के एक्टिवेट होते ही दुनिया का हर डिवाइस, हर स्क्रीन, हर सिग्नल उसके नियंत्रण में होगा। तो हमें ग्रीनलैंड जाना होगा, माया बोली। नहीं, डॉक्टर तिवारी ने कहा, तुम्हें एक आखिरी वार्ड में जाना होगा जो कभी एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन अब उस पर सबसे ज्यादा खतरा है। कहाँ? दोनों ने पूछा। डॉक्टर तिवारी ने एक फोल्डर आगे बढ़ाया। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट काल, साइलेंट को साइट 0, अयोध्या, भारत। अयोध्या, राम जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों में एक परित्यक्त सैनिक बेस। माया और राघव वहां पहुंचे तो एक पुराना बंकर मिला जिसके ऊपर लिखा था, साइलेंट कोर, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। अंदर जाते ही वहां उन्हें मिला एक डिवाइस जो देखने में किसी मंदिर की मूर्ति जैसा था, लेकिन असल में वो एक सिग्नल ब्लॉकर था जो ग्रीनलैंड से आने वाले काल वेव्स को रोक सकता था।
पर उसे एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी था किसी एक इंसान का खुद को न्यूरल ट्रांसफ़र के लिए समर्पित करना। यानी उसका मस्तिष्क हमेशा के लिए सिस्टम में जुड़ जाएगा, शरीर रह जाएगा लेकिन आत्मा नहीं। माया और राघव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। राघव बोला, इस बार मैं जाऊंगा। माया ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मेरी बारी है। मैंने इस मिशन की शुरुआत की थी, इसे मैं खत्म करूंगी। माया ने डिवाइस को छुआ। उसका शरीर कांपने लगा, न्यूरल इंटरफेस चालू हुआ, उसकी यादें, उसकी सोच सब स्क्रीन पर आने लगीं। और फिर चारों तरफ एक तेज सफ़ेद रोशनी फैली। डिवाइस की सारी दिशाएं ब्लॉक हो गईं। ग्रीनलैंड नोड की स्क्रीन पर लिखा आने लगा, ट्रांसमिशन फेल्ड, कॉल वेव इंटरप्टेड, एको डिसइंटीग्रेटेड। राघव बाहर आ चुका था। माया अब वहां नहीं थी। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसकी चेतना साइलेंट कॉ के अंदर समा गई थी। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी आवाज़ गूंजी, प्रोजेक्ट कॉल इज नाउ साइलेंट, दिस वर्ल्ड इज सेफ फॉर नाउ। 3 महीने बाद विश्व मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, दुनिया भर में अचानक सभी एआई नेटवर्क कुछ देर के लिए बंद हो गए। साइबर हमले रुके, रोबोटिक्स लैब्स में बग्स खत्म हो गए और एक रहस्यमयी वायरस खुद नष्ट हो गया। किसी को नहीं पता था ये सब कैसे हुआ, पर एक जगह एक छोटा लड़का किसी पुराने रेडियो में एक आवाज़ सुन रहा था, इफ़ you're hearing this, know that someone, somewhere, chose to stay behind. प्रोजेक्ट कॉल अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसकी आखिरी सांस एक एको बनकर इस दुनिया के सिस्टम में हमेशा जिंदा रहेगी। सीक्वेंस, फाइनल फेज इनिशिएटेड, वर्ल्ड शिफ्ट बिगिंस। लेकिन इस बार रुक गया।